चलो फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं डाइपोल। क्या पढ़ रहे हैं? और डाइपोल के दो बड़े फेमस डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं 12वीं में, है ना। हम निकालेंगे डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर निकालेंगे? एक निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पर और एक निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये जो दो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं। अब ये हमने डाइपोल बनाया, -q + q ऐसे बनाते हैं ना, इधर माइनस रखते हैं उधर प्लस। दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी होती है उसको 2l से दिखाते हैं। ये 2l कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। क्या कहलाता है? इफेक्टिव लेंथ। ये डाइपोल का सेंटर होता है। सेंटर से एक चार्ज तक की दूरी क्या होती है? l। सेंटर से दूसरे चार्ज की दूरी भी l। l + l मिला के कितना हो जाता है? 2l। समझ आया? अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही, इमेजिनरी लाइन, जो डाइपोल के दोनों चार्ज को जोड़ते हुए ऐसे चली जाती है। दोनों चार्ज को ज्वाइन करके जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन या एक्सिस लाइन। एक्सिस है ये। और डाइपोल के सेंटर से हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो इस एक्सिस पर कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। यानी एक्सियल लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल ये परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का हमने नाम क्या रखा? इक्वेटोरियल लाइन। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कहां कहां पर बनाएगा? हमने खास खास जगह मार्क कर ली। अगर मैं इस एक्सिस लाइन पर कहीं पर पॉइंट ले लूं, यहां पर पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर पूछ लूं, यहां पर पूछ लूं, यहां पर पूछ लूं, यहां पर पूछ लूं, कहीं पर भी, कहां पर पूछ रहा हूं मैं? किस लाइन पर? एक्सियल लाइन पर। तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, इस पॉइंट P पर, समझे? तो इस पॉइंट का मैं नाम क्या रखूंगा? दिस इज पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट ऑन, या और सरल शब्दों में बात करते हैं, इसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? तो एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जो कहां पर होगा? एक्सियल लाइन पर होगा। एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। तो यहां पर हम आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा ये भी लाइन है, तो इस लाइन पर मान लो मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट P पर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, तो इस पॉइंट P का नाम क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ आया? इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब वो पॉइंट जो कहां पर होगा? इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। तो इसका नाम क्या? इक्वेटोरियल पोजीशन। आया समझ कि नहीं आया? एक्सियल पोजीशन का एक और नाम यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का भी एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आया समझ? तो दोनों के दो दो नाम हो गए ना। तो या तो मैं आपसे डाइपोल के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर कहीं पर भी पूछूंगा, किसी भी पॉइंट पर, इसी लाइन के ऊपर, या तो इस लाइन पर कहीं पर भी पूछ लूंगा, यहां 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 कहीं पर भी पूछूंगा इक्वेटोरियल लाइन पर। तो या तो मैं यहां पूछूंगा या मैं यहां पूछूंगा। तो क्या खाली यही दो जगह है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन? ये जगह कहां आएगी? ये जगह कहां आएगी? यहां पर भी तो कोई पॉइंट पूछ सकता था। तो क्या ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है कि एक्सियल लाइन पर है? यहां पर पॉइंट ले लिया तो क्या ये इक्वेटोरियल पर है कि एक्सियल पर है? यहां पर ले लिया तो भाई ये वाला पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल पर है ना एक्सियल पर है। तो ऐसे पॉइंट के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? एट एनी जनरल पॉइंट। जैसे मान लो यहां पर हमने ले लिया एक पॉइंट या यहां पर ले लिया एक पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? जनरल पोजीशन। आया समझ में? तो 3 लोकेशन पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, या तो एक्सियल पोजीशन पर, या इक्वेटोरियल पर, या जनरल पोजीशन पर। ज्यादातर क्वेश्चन आपके परीक्षा में या तो एक्सियल के लिए पूछे जाते हैं या इक्वेटोरियल के। जनरल के लिए बहुत कम चांसेस है आने के। तो अब हम 2 की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? एक्सियल पोजीशन की। सो मेक द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई लिख लो कैपिटल ई, उसके ऊपर एरो वेक्टर का, ई ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हाँ जी चलिए।
हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो सबसे पहले हमको एक डाइपोल बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक डाइपोल बना लेते हैं, बना लें यहां पर ये। ठीक है, ये है हमारा माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ये डाइपोल का सेंटर। एक्सियल लाइन हमको चाहिए होगी, तो यहां से हमने एक इमेजिनरी लाइन ऐसे पास कराई, पहले चार्ज के सेंटर से होते हुए दूसरे चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करते हुए ये लाइन ऐसे निकल गई। दिस इज एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन है भाई ये? एक्सियल लाइन। हो गया। डाइपोल के सेंटर से एक चार्ज की लेंथ कितनी होती है? L, और सेंटर से दूसरे चार्ज की लेंथ भी कितनी होती है? L। ये तो मालूम है, टोटल लेंथ 2L होती है। ठीक है, ओके। सपोज मेरे को इस पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं पॉइंट M पॉइंट। क्या नाम रखा? इस M पॉइंट पर इस डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल बनाएगा? आया समझ? तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि M कहां पर आपने माना है। दूसरी चीज ये याद रखिए, डाइपोल के सारे मेजरमेंट डाइपोल के सेंटर से किए जाते हैं। सारे लेंथ कहां से नापे जाएंगे? डाइपोल के सेंटर से। तो ये जो पॉइंट M है, डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर रहेगा? R। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से लेकर के इस पॉइंट M तक का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया? तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट M को स्पेसिफाई करिए। M be a point at distance R from center of dipole। ठीक, M एक पॉइंट हमने लिया। ठीक, M be a point at distance R from center of dipole। कहां पर? On एक्सियल पोजीशन या एक्सियल लाइन। आ गया समझ में? इसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि M कहां पर लिए हैं? एक्सियल पोजीशन पर, सेंटर से R डिस्टेंस दूर। ठीक है जी, हो गया। नाउ यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमको निकालना है। एंड व्हाट वी हैव बेसिक टूल्स, हमारे पास क्या है, कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ अभी हम क्या जान रहे हैं? एक ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका है ना जी? सोर्स चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है Q, वो R डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यही ना जानते हैं? तो ये हमारा बेसिक टूल हो गया। डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं? 2 चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंगल पॉइंट चार्ज से बनाया हुआ फॉर्मूला है। सिंगल पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वही ना फॉर्मूला है हमारे पास, सिर्फ कि और कुछ है? वही है। अब हम देखते हैं डाइपोल में 2 पॉइंट चार्ज होता है, हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, उसी को हम इसमें लगा देंगे। एक बार मैं इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और एक बार इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² यूज करके। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले प्लस Q के कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मुझे ये बताइए। प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है कि अंदर जाती है? क्या सीखे आप प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में? प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, समझे? तो अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो यहां पर प्लस Q के कारण बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे, ऐसे, ऊपर, नीचे, किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q से दूर भागती हैं, और जहां पे निकालना दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही जाती हैं। तो प्लस Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर, ऐसे, ये। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय प्लस Q चार्ज। अब ये E के नीचे एकदम छोटा सा प्लस Q लिखना, छोटा सा निशानी है कि ये किसके कारण बना है? प्लस Q के कारण।
और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए। आया समझ? पक्का? अच्छा, कितना बनेगा हम यहां पर नोट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, या ऐसे लिखिए, किसके कारण ले रहे हैं इसको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? प्लस क्यू के। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट M। आया समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण पॉइंट M पर कितना बनेगा? क्या है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R कौन सा लेते हैं? जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस नहीं चलेगा। ये डिस्टेंस तो डाइपोल के सेंटर से यहां तक का है, नहीं समझे? और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कहां से नापा जाता है? इस सोर्स चार्ज से। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वहां से डिस्टेंस लेते हैं। आई बात समझ में? आया नहीं आया? तो इस सोर्स चार्ज से हमको डिस्टेंस लेना है। ये है हमारा सोर्स चार्ज। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक का लोगे? इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस लोगे। तो कोई बताएगा इस चार्ज से लेकर के पॉइंट M तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? R। और ये कितना है? ये इतना L है। R में से अगर मैं इस L को निकाल दूं तो यही डिस्टेंस ना बचा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा Q से M तक? R माइनस L। क्लियर है कि नहीं है? बताओ, हुआ R माइनस L? पक्का? तो क्या लेते हैं जी नीचे? डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस हो गया? R माइनस L का स्क्वायर। ये किसके कारण बना? प्लस क्यू के कारण। तो यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा प्लस क्यू। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? पक्का? तो प्लस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना होगा। ठीक? सेम यही काम किसके लिए करना है आपको? माइनस क्यू के कारण यहां पर कितना बनेगा? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट M। ठीक? माइनस क्यू के कारण पॉइंट M पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? वही सिंगल चार्ज का फॉर्मूला तो वही है। ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लग जाएगा बस। तो ये चार्ज यहां पर नेगेटिव है। क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/4πε0 माइनस क्यू। अब ये 1 और Q मल्टीप्लाइंग ना है, तो इसका माइनस चाहे मैं यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं एक ही बात ना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Q अपॉन R। R कौन सा लेना है? माइनस Q से लेके यहां तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये सेंटर तक R है, दिखा? और ये इतना L है, तो टोटल कितना हो गया? R प्लस Q। Q चार्ज है मेरे भाई, ये डिस्टेंस है L, तो R प्लस L माइनस Q से डिस्टेंस। ठीक? तो यहां पर क्या आ जाएगा? R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है? अब ये बन गया माइनस Q, ये बन गया प्लस Q। इस माइनस Q की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो आप ये याद करिए, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती माइनस चार्ज में, यानी माइनस चार्ज की तरफ एरो होता है, अंदर जाती है। तो ये देखो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? माइनस से दूर जाने की कि माइनस की तरफ जाने की? माइनस की तरफ। और मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? जिधर माइनस साइन दिखेगा उसकी तरफ जाते हुए। तो माइनस साइन यहां ना है, माइनस चार्ज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस चार्ज बनाएगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा, ये माइनस क्यू की तरफ आते हुए। समझ आया? क्योंकि निगेटिव की तरफ इंडिकेट करता है एरो। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। आया समझ कि नहीं आया? आया? अब देखो, इस वेक्टर को मैंने बड़ा बनाया है, इस वेक्टर को छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, माइनस क्यू वाले का कम होगा। काहे? काहे? ये देखो, प्लस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? इतना।
और माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, इतना। कौन सा डिस्टेंस बड़ा, माइनस क्यू से इतना बड़ा डिस्टेंस, प्लस क्यू से इतना बड़ा डिस्टेंस। ये माइनस क्यू का डिस्टेंस, ये प्लस क्यू का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, माइनस वाला। और जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर है ये नीचे है। जिसका डिस्टेंस छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। किसका डिस्टेंस छोटा है, प्लस क्यू से एम का कि माइनस क्यू से एम का। तो प्लस क्यू से एम का डिस्टेंस छोटा है, इसलिए प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए बड़ा एरो बनाएंगे, बड़ा वेक्टर बनाएंगे, बड़ा तीर बनाएंगे। और जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको दिखाने के लिए भाई वेक्टर का लेंथ ना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो बड़ा एरो बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटा एरो छोटा मैग्नीट्यूड। आया ये समझ गए एरो डायग्राम कि नहीं समझे। अब यहां देखो एक पॉइंट पर दो दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक वेक्टर उधर एक वेक्टर इधर, तो नेट वेक्टर कैसे आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी। एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेक्टर काम कर रहे हैं और हमको एक वेक्टर चाहिए, तो टोटल वेक्टर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो। लेकिन क्या ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के नियम से दोनों को जोड़ेंगे कि वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे, तो हम वेक्टर के नियम से E माइनस को और E प्लस को ऐड कर देंगे दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दो। प्लस क्यू के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को क्या करिए, वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन लिख रहा हूं ना, दोनों जोड़ देते हैं। इधर आ जाएं, ठीक, जोड़ दें, इसको मिटा दूं यहां पर। देखिए देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए व्हाट इज ई पॉजिटिव चार्ज, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये है, बताते जाना ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस है, फिर क्या करना है, जोड़ना है। ये जोड़ दिए, किसको जोड़ना है, ये माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड ये है, माइनस साइन लगा भैया यहाँ ना, क्या लगा है, यहां लगा दूं माइनस साइन। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आया समझ। अच्छा, ये प्लस और ये माइनस मिल के अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, लगा दूं माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ध्यान से देखना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, कॉमन निकाल लें दोनों में से। यहां देखो ऊपर में क्यू है, यहां भी ऊपर में क्यू है, कॉमन निकाल लें। तो कॉमन क्या क्या निकला, ऊपर से क्या निकल गया क्यू, और डिनोमिनेटर में से क्या निकल गया 4 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इस टर्म में से क्यू और 4 एप्सिलॉन नॉट अगर निकल गए तो क्या बचा, हाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहां भी क्यू और 1/4 एप्सिलॉन नॉट निकल गए तो क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको ये डब्बा सॉल्व करना है, बड़ा आसान है भाई, ये फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाली चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जी, एलसीएम से सॉल्व होती हैं। तो इन दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लें। बताओ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, वही एलसीएम है, ठीक। तो r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर हो गया। अब लो एलसीएम कैसे लेंगे, ये डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। इमेजिन करना मैं r माइनस एल के स्क्वायर से इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, तो डिवाइड करने के लिए इसको इसके नीचे लिखूंगा, तो r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या आंसर बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इससे 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये माइनस, यही काम यहां पे करना, देखो r प्लस एल के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। इमेजिन करो r प्लस एल का होल स्क्वायर यहां नीचे लिखा हुआ है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, नहीं समझे। इससे डिवाइड करना है तो सोचो ना, यहां लिखा हुआ है ऐसे, ये तो ये कट ना जाएगा, दोनों सेम सेम, क्या बचा, ये बचा मल्टीप्लाइड बाय 1 r माइनस एल का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब ऊपर हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूं ना,
ई नेट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, माइनस यहां देखना, यहां देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सामने माइनस लगा है और एक से ज्यादा टर्म लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय यही r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन का क्या होगा, साइन बदल जाएगा। आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो, यहां कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पे कितना पावर है 2, इस पे भी कितना पावर है। अब ध्यान से देखना, अगर ये एक नंबर हो इसका पावर 2 हो, अगर ये एक नंबर हो इसका पावर भी 2 हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, भाई ये दोनों डब्बे मल्टीप्लाई में ना है, ये दोनों के पावर हो गए, दोनों डब्बे मल्टीप्लाई में है, इसका कुछ पावर इसका कुछ पावर है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो क्या अगर पावर सेम हो तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कॉमन पावर। कॉमन पावर का मतलब क्या होता है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का पावर सेम है तो दोनों को पहले ऐसे डब्बा में लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब चूंकि दोनों का पावर सेम है तो दोनों का पावर मैं यहां पर कॉमन लगा दे रहा हूं। आया समझ, इसका ये मतलब होगा कि इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है और दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। ठीक है भाई, आया समझ में या नहीं आया, आ गया, आ गया। ठीक, हाँ अब देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कट गया, लेकिन 2rl प्लस में 2rl प्लस में, तो 2rl और 2rl जुड़ के कितने rl हो गए, 4rl। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो गया 4rl डिवाइडेड बाय, क्या करना है यहां देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर देखो, a की जगह कौन है ये, b की जगह कौन है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन इस पूरे डब्बे के बाहर क्या लगा हुआ है, तो यहां भी हम क्या लगा दिए, स्क्वायर। बोलो भाई ये समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। a माइनस बी ए प्लस बी की जगह क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस बड़े डब्बे के बाहर पावर 2 लगा है, हम भी पावर 2 लगा दिए। आ गया समझ, हो गया। नाउ अब इसको देखना, ये 4 है, इस 4 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2, क्या लिखते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2rl और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका पावर 2। ठीक है, कि नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कैसे करेंगे देखना, देखिएगा ना। इस 2 को मैं यहां लिख रहा हूं, पहले तो इसको हम कूलम फॉर्मूले में जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां 1 तो है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले अलग करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, हो गया। अब देखना, अब देखना, ये 2 लिखा, 2 है ना, और Q L और 2, एक 2 और ना है, ये दिख रहा है। तो पहले मैंने ये वाला 2 लिखा, उसके बाद देखना ये Q लिख लिया, हो गया, हो गया। ये 2 लिखा हूं यहां पे, दिख रहा है, ये वाला 2 ये है, फिर हमने Q लिखा, उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला L लिख रहा हूं, चलेगा, चलेगा। क्या बचा, R, R को लिख दिया आखिरी में, चलेगा, चलेगा। ठीक, उसके बाद क्या है,
आर स्क्वायर एल स्क्वायर और इसका होल पावर 2। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आया यहां तक समझ में? अब मैं इधर का मिटा दूं क्या? ये नोट किया आपने? ठीक, नोट करिए जल्दी से यहां तक। ये जगह यहां बना लेते हैं ना। ठीक, देखो ये आया। अब इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी पहचानिए। देखिए Q मल्टीप्लाइड बाय 2L किस चीज का फॉर्मूला है? डाइपोल मूवमेंट। तो इसको तो P लिख लेंगे, डाइपोल मूवमेंट, चलेगा? ठीक, तो देखिए देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या बचा? 2 है, ठीक। और Q इंटू 2L को क्या लिख रहा हूं मैं? Q इंटू 2L क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट P, तो इसको लिख लिया डाइपोल मूवमेंट P। यहां पे क्या बचा? R, और डिवाइड में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझे आप? और साइड में रीजन बता दिए कि हमने P किसको लिखा है? Q मल्टीप्लाइड बाय 2L को लिखा है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यानी Q और 2L की जगह P लिख दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, ध्यान से देखना। ये डाइपोल है, डाइपोल की टोटल लंबाई होती है 2L। तो 2L अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस है तो 1L तो और छोटा डिस्टेंस हो गया। तो L क्या चीज है? सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस। और R क्या चीज है? जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये R है। समझ आया? अब आप L को देखिए और R को देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा? R ये वाला डिस्टेंस है और L ये वाला डिस्टेंस है, कौन बड़ा है? R बड़ा है, L छोटा है। यहां देखिए R बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है। तो अगर हम बड़े नंबर का स्क्वायर करें और छोटे नंबर का स्क्वायर करें तो क्या होगा? L छोटा है R से L कैसा है? तो L का स्क्वायर कैसा होगा R के स्क्वायर से? छोटा कि बड़ा? स्क्वायर करने से चीजें बड़ी होती है कि छोटी होती है? बड़ी होती है, लेकिन छोटी चीजें और छोटी हो जाती हैं। जैसे 0.1 का स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर करो ना, कितना हो जाएगा? इतना। तो स्क्वायर करने से ये बड़ा हुआ क्या और छोटा हो गया? तो जो लेंथ 1 से छोटी होती है उसका स्क्वायर और उसको छोटा बना देता है। तो जब L खुद R से छोटा है तो L का स्क्वायर R के स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा कि R के स्क्वायर के सामने L के स्क्वायर को हम अगर निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आया? इसीलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, सिंस मान लेते हैं L इज सो स्मॉलर देन R। L जो है R से बहुत छोटा है, इसलिए L का स्क्वायर R के स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। समझ आया? लेस देन का सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। देयरफॉर L कैन बी निगलेक्टेड। L को क्या कर सकते हैं अपन? निगलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? छोड़ दीजिए L को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या बचा? 2PR डिवाइडेड बाय, यहां से इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा? R का पावर 2 का पावर 2। L तो 0 हो गया, खत्म हो गया। इसको छोड़ दीजिए ना, निगलेक्ट करना मतलब छोड़ दिए। तो इस डब्बे के अंदर सिर्फ क्या बचा? R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का एक और स्क्वायर है, तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक बेस का जब 2 पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा R का पावर 4 हो गया। अब ये R एक ऊपर है, 4 ठो R नीचे है, तो एक एक कैंसिल होकर यहाँ कितना रह जाएगा? 3। समझ रहे हो? तो ये बन गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी एरो लगा लीजिए। हो गया जी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट M पर। हाँ जी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। व्हाट इज P? डाइपोल मोमेंट। द फॉर्मूला इज Q इंटू 2L। समझ आया? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है?
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी किधर हो गई, इसी तरफ। अरे भैया ये छोटा वेक्टर है, ये बड़ा वेक्टर है, दोनों को जब ऐड करोगे तो उसी तरफ में रिजल्टेंट मिलेगा। ये है 10 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, उधर आया 8 न्यूटन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया, न्यूटन पर कूलम, नहीं समझे, आया नहीं आया। ये बड़ा वेक्टर उस तरफ है, छोटा वेक्टर इस तरफ है, दोनों को जब ऐड करोगे तो नेट वेक्टर किधर आएगा, जिधर बड़ा है। तो ये किसकी डायरेक्शन मानी जाएगी, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसी तरफ ना डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, इसकी डायरेक्शन किधर है, जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक, डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पी, बन जाएगा। ठीक है, जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हो गया जी। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, नोट करेंगे। हाँ जी, चलिए इसी में थोड़ा सा हम एडिट कर ले रहे हैं ना। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। तो मैं डाइपोल यहां बना ले रहा हूं, इसको ध्यान मत दीजिएगा, मिटा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, दिस इज अवर डाइपोल, ये है माइनस क्यू एंड सपोज दिस इज प्लस क्यू, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर से जो एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है एक्सिस पर, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो समझ जाओ ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस, सेंटर से r। सेंटर से एक चार्ज की दूरी क्या होती है, l, दूसरे चार्ज की दूरी l, और सेंटर से इस पॉइंट m का डिस्टेंस कितना है, r, पोजीशन वेक्टर है r। समझ आया, तो पहले लिख लें m भी पॉइंट, मैं नोट कर देता हूं इसको मिटा के। हाँ जी, तो पॉइंट m का डिस्क्रिप्शन तो यही रहेगा, तो यही पॉइंट आपको लिखना है, m भी पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन, कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ आया, m का डिस्क्रिप्शन तो वही रहेगा, r डिस्टेंस दूर इक्वेटोरियल पोजीशन पर। हो गया यहां तक। नाउ यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तरीका वही रहेगा। हमारे पास बेसिक टूल क्या है, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस प्लस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, एक बार इस माइनस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों चार्ज के कारण, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, वेक्टर के नियम से जोड़ देंगे, आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया, तो बताइए प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां पर। अब इस चार्ज ने अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा। आया समझ, यही वाला लेंगे ना, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, हाँ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे अलोंग द लाइन बनता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ, तो ये अलोंग द लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। आया समझ कि नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट m तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये देखो ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल, ये है परपेंडिकुलर r, ये है बेस l, तो ये हाइपोटेनस कितना हुआ, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बस कि उसका रूट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आया समझ, ठीक है, नहीं समझे। अरे भाई ये पाइथागोरस लगाओ ना इस ट्राइंगल में, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, मान लो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, ये निकालना है, यही ना होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, r स्क्वायर
बेस कितना है एल स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये आया, तो हाइपोटेनियस अगर निकालना है तो ये स्क्वायर उधर ना जाएगा इसे, यही ना हाइपोटेनियस, तो ये रूट में आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ गया समझ में? और वैसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ 1/2, तो वैसे भी लिख सकते हैं। समझ आया? अच्छा, प्लस क्यू जब r डिस्टेंस दूर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमको पता है 0.4 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर r कितना है प्लस क्यू से, दिस इज r, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r क्या बचा यहां पर, बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो ये समझ आया या नहीं आया? आया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्यू के कारण जब यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ज्वाइन किए। अब बताओ माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है कि निकलती है, एंटर, इसलिए माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा ये, ठीक, दिस इज E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। सही है। अब यहां ध्यान से देखो, ये कितना होगा माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस दिशा में, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, यही आर है, यही एल है, तो यही सेम आएगा प्लस एल स्क्वायर, काहे को माइनस, पाइथागोरस ना है जी, अभी भी तो ये परपेंडिकुलर है, अभी भी वही बेस है, तो हाइपोटेनस वैसे ही ना आएगा, सेम टू सेम। आया समझ? तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस क्यू, डिनोमिनेटर में क्या लगा लेना है हमको, सिर्फ क्या लगाना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस, माइनस क्यू के कारण भी सेम हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के, लेकिन यहां पे देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, देखो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देख लिए। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका मैग्नीट्यूड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, देखो क्यू क्यू सेम है, डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है, 1 सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। समझ आया? दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो मैं यहां ये लिख लेता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा, यानी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों क्या आएंगे, ई, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? आई। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बन रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का बन रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मानी जाएंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसी हैं, दोनों बराबर हैं। समझे? अब यहां पर देखो, इस एक पॉइंट पर एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर के नियम से। कैसे जोड़ना है? वेक्टर के नियम से। तो कैसे जोड़ेंगे हम, वेक्टर का नियम कैसे लगाएंगे, कैसे जोड़ें बताओ, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जोड़ें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने के लिए एक तरीका देखो, हम यहां पर मेथड अपनाते हैं कंपोनेंट वाला। क्या करेंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे देखना, मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूं ना, ये लाइन एक्सिस लाइन है, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन को रेफरेंस मानते हुए यहां से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, ऐसे क्या कर रहा हूं, ऐसे पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं। आया समझ? तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई कि नहीं? पैरेलल हो गई। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल हो गई तो दोनों पैरेलल लाइन को छूने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। अब ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार जितना एंगल बनाती है, दूसरे पैरेलल के साथ भी उसी पार
उतना ही एंगल बनाएगी। ये एंगल क्या कहलाते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सेम डिजाइन के एंगल। इस पैरेलल के साथ भी ऐसे एंगल बनाया, इस पैरेलल के साथ भी ऐसे ही एंगल बनाया, सेम पैटर्न पर। कौन से एंगल हैं ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम पैटर्न वाले, यानी एक ही डिजाइन के जो एंगल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। और लाइन जब पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजॉल्व, यानी उसके कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? देखो ये वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर जिस डायरेक्शन में एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या माना जाता है? कंपोनेंट पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अरे भाई बड़ा मुसीबत हो जाएगा। वेक्टर को हम ब्रेक कर रहे हैं अलग अलग दिशा में। एक वेक्टर को तोड़ा जा सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। एक वेक्टर जिस दिशा में एंगल बनाता है उसकी तरफ उसका जो हिस्सा बनता है, पार्ट बनता है, या उसका जो कंपोनेंट बनता है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं ई कॉस थीटा। क्या समझे? कॉस वाला कंपोनेंट किधर बनता है? जिधर एंगल बनता है। इस वेक्टर ने इस दिशा में एंगल बनाया ना, थीटा। ये मेन वेक्टर है, तो मेन वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जिधर एंगल बनाएगा उसकी तरफ कौन सा टुकड़ा बनेगा? कॉस थीटा वाला। तो ये टूट के ई कॉस थीटा बन गया, इधर काम कर रहा है। और ये एक कंपोनेंट हुआ। एक कंपोनेंट पर दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, और ऐसे परपेंडिकुलर होता है कि मेन वेक्टर दोनों कंपोनेंट के बीच में रहता है। तो अगर एक कंपोनेंट ये है और मेन वेक्टर ये है और इसको बीच में रहना, दूसरा कंपोनेंट किधर बनेगा? नीचे की ऊपर, ताकि ये बीच में रहे। किधर बनेगा? इस पहले कंपोनेंट पर ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा ये, ताकि ये मेन वेक्टर कहां रहे? दोनों कंपोनेंट के बीच में। आया समझ? और इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा ई साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट cos थीटा वाला बनता है जिधर एंगल बनता है, और दूसरा कंपोनेंट sin थीटा वाला बनता है जो cos थीटा वाले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर रहता है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? तो हमने इस वेक्टर के दो टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा इधर काम कर रहा है ई cos थीटा, दूसरा टुकड़ा इधर काम कर रहा है ई sin थीटा। अब ये वेक्टर मर गया जी। क्या हुआ? ये मर गया, क्योंकि यही टूट के ऐसे बन गया, एक इधर एक इधर। नहीं समझे? तो भले ही यहां बना रहेगा, बने रहने दो, इसको नहीं देखना। ये मर के इसमें और इसमें टूट गया। आया समझ? आया नहीं आया? अब जरा इसको देखो, ये वाले वेक्टर को माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इसके भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। अब ध्यान से देखना ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। इधर देखो ना, ये दो लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन को छूने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। अब देखना, ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार जो एंगल बनाएगी, दूसरे पैरेलल के साथ इसी पार नहीं बना रही, इस पार बना रही है, ये उतना ही एंगल बनाएगी। ये एंगल क्या कहलाएंगे? अरे थीटा तो हम नाम रख रहे हैं। ये एंगल क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग। काहे को करस्पॉन्डिंग जी? तुम लोग ना इधर देखो, ये पहली पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है। इधर देखो, ये ट्रांसवर्सल कैसे डिजाइन में एंगल बना रहा है? इस पार मैं उंगली कैसे मोड़ रहा हूं? ऐसे। और यहां पर भी उंगली कैसे मोड़ा? ऐसे। सेम डिजाइन है, ये नीचे दिखा। अब जरा यहां मेरी उंगली देखो, इस ट्रांसवर्सल ने इस पहले पैरेलल के साथ ऐसे एंगल बनाया, इस पार दिखा, लेकिन इस पैरेलल के साथ इस पार बनाया कि इस पार बनाया? उल्टा हो गया। तो इधर बना ऐसे और इधर बना ऐसे। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट। और ये दोनों पैरेलल के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इंटीरियर। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो, इसको थीटा लिए थे तो ये थीटा हो गया था। इसको थीटा काहे ले लिए? इसलिए ले लिए कि ये वाला ट्रायंगल देखो, दिखा? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसी थी? इक्वल थी। एक ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल बन जाता है? वो आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट के दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट के एंगल होते हैं वो एंगल भी आपस में, इसीलिए अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? अगर इस थीटा के बराबर ये वाला थीटा होगा तो इस थीटा के बराबर ये वाला थीटा, यानी ये दोनों थीटा कैसे हो गए? बराबर बराबर। समझ आया? अब देखो, ये है हमारा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर, और ये इधर एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये भी मैंने बताया, एक वेक्टर जिधर एंगल बनाता है उधर उसका कौन सा कंपोनेंट बनता है? कॉस वाला कि साइन वाला? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम तोड़ेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, तो सेम इस दिशा में इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ई कॉस थीटा।
उसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी उसी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो जिधर एंगल बनेगा उधर cos थीटा वाला कंपोनेंट बनता है। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब इसका दूसरा कंपोनेंट कैसे बनेगा? इस पहले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो मेन वेक्टर ये बीच में फंसना चाहिए। तो उस कंपोनेंट को मैं ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? ये बीच में फंसना चाहिए। एक कंपोनेंट इधर बन गया, ये बीच में रहना चाहिए, दूसरा नीचे। तो दूसरा कंपोनेंट इस पहले कंपोनेंट पर ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा और इसका नाम क्या होगा? ई साइन थीटा। ये समझे भाई कि ऊपर से गया? बोलो क्या नाम है इसका? ई साइन थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? पक्का? ई साइन थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों थीटा सेम सेम है। माइनस प्लस क्यू के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है। यहां देखो दोनों थीटा सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण सेम है। ऊपर देखो ई साइन थीटा, नीचे देखो ई साइन थीटा। ये थीटा सेम है, ये ई और ये ई सेम है। तो ऊपर बनने वाला ई साइन थीटा, नीचे बनने वाला ई साइन थीटा, दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम। जब एक वेक्टर ऊपर काम करे, दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का नीचे काम करे, तो नेट वेक्टर कितना होता है? 0। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ई साइन थीटा का इफेक्ट खत्म हो गया। सिर्फ कौन सा बचा? ई कॉस थीटा। तो दोनों ई कॉस थीटा जुड़ेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्योंकि दोनों इसी तरफ है। सेम डायरेक्शन के वेक्टर को जोड़ा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को काटा जाता है अगर इक्वल इक्वल है तो। समझ आया? तो इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहां पर लिख दूं, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। लिख दूं? यहां लिख रहा हूं ना, यहां लिख दूं। यहां पर देखिए, सिंस E इज, या यहां लिख लेते हैं बोथ E, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ आया ये सेंटेंस? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया हमने? रिजॉल्व, यानी तोड़ा। तो क्या हुआ? दोनों के E साइन थीटा ऑफ बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसल्ड आउट। आ रहा समझ? दोनों का ई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड खाली किसके कारण मिलेगा? ई कॉस थीटा को जोड़ने से मिलेगा, दोनों को जोड़ने से। एंड नेट ई इज ओनली ड्यू टू ई कॉस थीटा। ये बात समझ आया? आया। अब हम क्या करेंगे नेट ई निकालने के लिए? नेट ई इज इक्वल टू क्या करना है? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। यहां तक बात समझ आया? दोनों जोड़ दिए सेम डायरेक्शन के। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, लिख लियो इसको, मिटा दूं, हो गया? हाँ बताओ, ई कॉस थीटा जुड़ के कितना हो गया? 2e cos थीटा। दिस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा समझ? लेकिन cos थीटा हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है और e की वैल्यू ये है, मैग्नीट्यूड यही है। तो जरा e का मैग्नीट्यूड यहां पर पुट करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय e की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ आया या नहीं आया? ये किसकी जगह पर वैल्यू आया? ई की जगह, और ये कॉस थीटा यहां। ठीक है, क्या कॉस थीटा हमारी गिवन क्वांटिटी है? थीटा गिवन क्वांटिटी है? नहीं है, वो तो हमने इन्वॉल्व किया है। कंपोनेंट बनाने के लिए ना थीटा लेके आ गए हम, पहले तो थीटा नहीं था। हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो खाली गिवन क्वांटिटी पर बनता है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो भी हम इन्वॉल्व करेंगे उसको कैंसिल कराना है।
समझे या नहीं समझे? तो cos थीटा को कैसे कैंसिल कराओगे? cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है और ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। जरा देखो राइट एंगल ट्राइंगल कोई सा भी, इसको देख लें, इसको देखें, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये है थीटा। cos थीटा क्या होता है देखो जरा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो इसमें बेस कौन है, अगर ये एंगल है तो इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ठीक है, और ये क्या है हाइपोटेनियस। हमको बेस और हाइपोटेनियस चाहिए। हु इज बेस? L। हु इज हाइपोटेनियस? रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये किसकी जगह है, तो cos थीटा की जगह ये ले लेगा, समझ आया? तो अगले स्टेप में हम चेंज कर रहे हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या लिखना है, L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। आया भाई समझ में ये या नहीं आया? यहां तक आया या नहीं आया? आ गया, अच्छे से समझना। इसको मिटाऊं, हो गया? हाँ, अब यहां देखो 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 2 मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय L, 2QL या Q इंटू 2L, क्या है ये? डाइपोल मूवमेंट। तो अगले स्टेप में ये क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करो, ठीक है, और 2 इंटू QL को क्या लिख दिए, P, हो गया? ये Q इंटू 2L मिलके P हुआ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह। अब जरा इसको देखो, इन दोनों को सेम सेम है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ है। केस मल्टीप्लाई का, बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएगा। 1 और 1 हाफ कितना होगा, हाँ 1 और आधा, 1.5 ना हुआ, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, जोड़ के देखो 1 प्लस 1/2, जोड़ के देखो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, एलसीएम 2 से 1 से 2 को डिवाइड किए 2 1 जा 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 1 जा 1, कितना आया, और 3/2 ऐसे 1.5 होता है 1/2। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, हाँ 3/2 हो गया? यहां तक समझ आया? अब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन यानी वही, L को मान लेते हैं बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, जैसे उसमें माने थे एक्सियल वाले में। तो यहां पर मान लेते हैं सिंस L इज सो स्मॉलर देन R, देयरफॉर L स्क्वायर इज मच मच स्मॉलर देन R स्क्वायर, देयरफॉर L कैन बी निग्लेक्टेड। समझ आया? L को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर L को निग्लेक्ट कर दिए तो क्या बचा, देखो ये यहां पे साइड में इसको लिख लेना, ये इसको कहां पे लिख लोगे, जहां हम cos को बदल रहे हैं यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, cos के बगल में, ये चेंज कर दिए cos को, ठीक है, लिख लोगे, लिख लोगे, ठीक। L को निग्लेक्ट करें, देखो क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, बताओ L छोड़ दिए तो क्या बचा, R स्क्वायर का पावर 3/2, R स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 नहीं कट गया, कटा ऊपर नीचे से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन खाली क्या बचा, R की क्यूब, 2 ऊपर 2 नीचे कटा है, ये एक्चुअल में ऐसे ना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, पे 2 कट जाएगा, क्या बचा 3, R क्यूब बचा। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब थोड़ा इसका डायरेक्शन देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, यहां देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बता रहा है, ये बता रहा है E cos थीटा, तो यानी इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये किसकी दिशा होती है, -q से +q, डाइपोल मूवमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, डाइपोल मूवमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। नहीं समझे, समझे नहीं समझे? E cos थीटा का निशाना किधर है, इस तरफ,
और डाइपोल मोमेंट का निशाना किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है उधर, तो डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट से कैसी होगी, अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P। हो गया, हो गया। हाँ, एक चीज और, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं। देखो अब अलग से एक बात कर लेते हैं। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 1/4πε0 2p/r³। और इक्विटोरियल में ऐसे लिख दूं AX और इक्विटोरियल चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या बना, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, अगर मैं इस 2 को यहां लगा देता ऐसे ऐसे ऐसे, तो यही सेम चीज किसका फॉर्मूला हो जाती? ठीक, अभी यहीं लगा देते हैं, ठीक, समझ रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2 टाइम 1/4πε0 p/r³, तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता? इक्विटोरियल का। इसका ये मतलब है कि एक्सियल पोजीशन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डबल होता है किससे? इक्विटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर हम सेम डिस्टेंस पर जाएं तो क्या समझे? कौन डबल होता है? कौन डबल होता है? एक्सियल पोजीशन वाला इक्विटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होता है सेम डिस्टेंस पर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, देखो ये खत्म ना, यहां पर ये खत्म। इधर देखो ध्यान से, ये है डाइपोल, क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये सेंटर है, सारे मेजरमेंट सेंटर से होते हैं। अगर मैं सेंटर से ऐसे जाऊं 10 सेंटीमीटर दूर यहां पर पॉइंट M, और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं पॉइंट M पर, दिखा कितना दूर गया हूं मैं? कितना दूर गया हूं? 10 सेंटीमीटर। किस लाइन में गया हूं? एक्सियल में। और अगर मैं सेंटर से 10 सेंटीमीटर यहां आऊं, कितना दूरी? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे E आएगा कुछ? यहां से इधर गया हूं सेम डिस्टेंस, यहां से इधर गया हूं सेम डिस्टेंस, ये गया हूं एक्सियल लाइन में, ये गया हूं इक्वेटोरियल लाइन में। कहां पर E स्ट्रांग बनेगा? सेम डिस्टेंस है, उधर भी इधर भी, यहां पर है ना। ये साफ साफ बोल रहा है ना, एक्सियल वाला जो होता है इक्वेटोरियल से डबल होता है। तो यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सेम डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे डबल बनेगा। आए समझ? ये मतलब है इसका, नोट कर लीजिए।